गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली क्लास में लास्ट टाइम हमने थेवेनिन प्रमेय के बारे में अध्ययन किया था और उस थेवेनिन प्रमेय के बारे में हमने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए थे। उसके लिए कौन कौन से एग्जाम्पल्स थे, कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं सर्किट्स को, वो भी अपन ने पढ़े थे। आज उसके आगे वाली जो थ्योरम है वो अपन स्टार्ट करेंगे, नॉर्टन प्रमेय। नॉर्टन थ्योरम ये अपन पढ़ेंगे। ये भी सेम वैसी ही थ्योरम है, बस थोड़ा सा फर्क है। जो पावर सप्लाई सोर्स अपन जोड़ते हैं इसमें इक्विवेलेंट, उसमें बैटरी की फॉर्म में लिया था और इसमें करंट वाला वोल्टेज, उसमें वोल्टेज सप्लाई था और इसमें कैसा था, इसमें कैसा लेंगे, करंट सप्लाई के रूप में अपन काम में लेंगे। होता क्या है, बहुत ही सिंपल अपने पास सर्किट होता है। अगर अपने पास कोई नेटवर्क दिया गया है, ये वाला नेटवर्क अगर अपन को दिया गया है, ठीक है, इसमें अपने पास आउटर एलिमेंट्स दो अपन लेते हैं, ए और बी टर्मिनल लिया है। यहाँ अगर अपने लोड प्रतिबाधा ZL जोड़ती है और ये नेटवर्क अपने पास है, ये कोई भी नेटवर्क है। इस नेटवर्क में प्रतिबाधा अवयव जुड़े रहते हैं, बैटरी सोर्स से जुड़े रहते हैं, पावर सप्लाई सोर्स से जुड़े रहते हैं, ये इसमें जुड़े रहते हैं, ठीक है। और अपन क्या करते हैं, इस नेटवर्क, ये लोड रेजिस्टेंस रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस नेटवर्क को, ये जो नेटवर्क है कौन सा वाला, ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क को अपन क्या कर सकते हैं, एक इक्विवेलेंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें, एक इक्विवेलेंट ऐसे नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें एक करंट सोर्स जुड़ा हो और इसके सीरीज में, इस करंट सोर्स के सीरीज में एक प्रतिबाधा जुड़ी हुई हो और ये टर्मिनल अपने पास होते हैं, ये दोनों, ये ए और बी है, ये ए और बी, ये ZL है अपने पास, ये E इक्विवेलेंट, Z इक्विवेलेंट है, ये I इक्विवेलेंट है। तो ये अपने पास जो नेटवर्क होता है, ये वाला नेटवर्क है। इस नेटवर्क को, है ना, इस नेटवर्क को अपन इस इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये वाला इक्विवेलेंट नेटवर्क। ZL एज इट इज पढ़ा, ये कोई दिक्कत नहीं है। वहां अपन ने क्या किया था, थेवेनिन में क्या किया था, यहां I इक्विवेलेंट की जगह अपन ने केवल और केवल क्या लिया था, E इक्विवेलेंट निकाला था। बस इतना ही फर्क था। Z इक्विवेलेंट वही है जो वहां था, वो सेम का सेम यहां है। तो नॉर्टन ये कहता है कि अपने पास कोई किसी प्रकार का, इस प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दे रखा है, उस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का रेस्पॉन्स अपन ZL पे फाइंड आउट कर ही रहे हैं। तो ये कहता है कि ये जो ZL से पहले वाला नेटवर्क अपन को दे रखा, इस नेटवर्क को अपन एक इक्विवेलेंट नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो बहुत इजी रहता है ना। और वो इक्विवेलेंट नेटवर्क किससे बनता है, एक I इक्विवेलेंट से बनता है और Z इक्विवेलेंट से। इन केवल दो चीजों से बना सकते हैं अपन उसको। जहां I इक्विवेलेंट क्या है, I इक्विवेलेंट है कि ये जो ZL है ना, इस ZL को हटा दो, ठीक है। ZL को हटाने के बाद इसको शॉर्ट सर्किट कर दो, ए और बी टर्मिनल को क्या कर दो, शॉर्ट सर्किट कर दो। उस कंडीशन में इस टर्मिनल से बहने वाली जो करंट होगी ना, वो करंट क्या कहलाएगी, I इक्विवेलेंट कहलाएगी, या I नॉर्टन भी कहा जाता है उसको, समझ गई बात, वो I इक्विवेलेंट कहलाएगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, Z इक्विवेलेंट है, Z इक्विवेलेंट सेम वैसे ही, इस नेटवर्क में ZL को हटा दो, ए और बी के बीच के मध्य मापित इंपिडेंस है, प्रतिबाधा है, जबकि अन्य सभी वोल्टेज सोर्सेस को अपन क्या कर सकते हैं, उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। बस इतना सही करना होता है। तो क्या कहता है नॉर्टन के अनुसार, किसी द्विरेखिक या द्विपार्श्विक रेखिक प्रतिबाधाओं तथा ऊर्जा स्रोतों से युक्त जाल को एक सरल जाल से प्रतिस्थापित किया जा सकता है
जिसमें एक तुल्य धारा स्रोत आई इक्विवेलेंट तथा उसके श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में तुल्य प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट जुड़ी होती है। बस जुड़ी हो, ऐसे जाल से रिप्लेस कर सकते हैं जिसके एक आई इक्विवेलेंट और इसके समांतर में जेड इक्विवेलेंट जुड़ी। जहां अब देखो बात तो अब आती है, जहां आई इक्विवेलेंट परिपथ में जेड एल को हटाने के पश्चात उन टर्मिनलों को लघुपतित करने पर उसमें बहने वाली धारा है तथा जेड इक्विवेलेंट जेड एल को हटाने के पश्चात जेड एल को हटाने के पश्चात ए व बी के बीच मापित प्रतिबाधा है, जबकि अन्य सभी ऊर्जा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया गया हो। ये लो जनाब, इसका मतलब जेड इक्विवेलेंट तो वही है कि जेड एल को हटा दो और इधर जो पावर सप्लाई सोर्स से जुड़े उनको उनकी इंटरनल इंपेडेंस से रिप्लेस कर दो, फिर यहां जो प्रतिबाधा आती है वो जेड इक्विवेलेंट होगी। आई इक्विवेलेंट बता ही दिया, जेड इक्विवेलेंट को हटा या जेड एल को हटाकर शॉर्ट सर्किट कर दो, फिर जो धारा बहेगी वो होगी। तो अपन एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि कैसे प्रूव होता है। देखो जरा करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसको भी मैं मिटा दूं, मैं यहां आपको कहता हूं कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैंने एक परिपथ लिया है, सपोज ये वाला परिपथ है, वो उस टाइप का परिपथ है, वही ले लेता हूं मैं, प्लस माइनस ये ई ले लिया मैंने। यहां Z1 हो गया, यहां Z3 हो गया, यहाँ Z2 हो गया, और ये A टर्मिनल हो गया, और ये B टर्मिनल हो गया, और यहाँ ये ZL हो गया। समझ गए बात? अब देखो क्या करना है, हम कह रहे हैं इसके इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं अपन। इसमें एक तो आई इक्विवेलेंट बहे और यहाँ जेड इक्विवेलेंट जुड़ा रहे, है ना, और यहाँ ये टर्मिनल है ही दोनों, जेड एल, ये ए है और ये जेड इक्विवेलेंट है और ये आई इक्विवेलेंट है। ठीक है, हमें आई इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करना, जेड इक्विवेलेंट का ज्ञात करना, फिर अपन एक जेड एल में से बहने वाली जो धारा है इसमें और इसमें दोनों में ज्ञात करके बता सकते हैं कि भाई दोनों तुल्य हैं कि नहीं है। तो पहला तो इसे किरचॉफ नियमों से देखेंगे अपन इसको, है ना। तो किरचॉफ नियमों से जेड एल में बहने वाली धारा ज्ञात करेंगे, है ना। तो इसमें से सपोज आई धारा बहती है इधर से, ठीक है, वो यहां आके बट जाती है। इसमें धारा कितनी जाती है, I1, और इसमें कितनी जाती है, I2। तो क्या होगा, कुल धारा निकाल लें अपन,
तो कुल धारा निकलते ही इसमें बहने वाली धारा इस ब्रांच में इसमें सेम ही बहेगी, वो आ जाएगी। ZL में धारा को गुणा कर देंगे, इस पे वोल्टेज आ जाएगी, वो भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें बहने वाली धारा भी आ जाएगी। तो कुल धारा के लिए अपन को ये टर्मिनल और ये टर्मिनल, कुल वोल्टता ये है, इन दोनों टर्मिनल के बीच कितना इंपीडेंस जुड़ा है वो ज्ञात करना है, ज्ञात कर सकते हैं आराम से। फिर अपन क्या कर सकते हैं, इधर से ये वाला जो सर्किट था, अब इसका एक सिंपल फॉर्म बता दूं मैं आपको, है ना। इसका एक मैं बहुत ही सिंपल तरीका आपको बता दूं। क्या सिंपल बता दूं कि ये जो अपने पास सर्किट था, है ना, आप कहोगे सर ये और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, ये सर्किट मैंने एक थ्योरम पहले पढ़ ली है इससे पहले चूंकि, इसलिए मैं इस सर्किट को इस रूप में चेंज कर सकता हूँ, आप कहो तो प्लस माइनस माइनस, ये E इक्विवेलेंट है और ये यहाँ कितना है, Z इक्विवेलेंट है ना। अब वो Z इक्विवेलेंट अलग है और ये इक्विवेलेंट अलग है, ऐसा आप मान सकते हो शुरुआत में, समझ गए बात आप, ऐसा आप शुरुआत में मान सकते हो। बाकी मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा Z इक्विवेलेंट यहाँ प्राप्त करते हो वैसा ही पहले वाले में प्राप्त किया, इसलिए Z इक्विवेलेंट अपन ने पहले प्राप्त कर लिया है, ये अपन मानते हैं। E इक्विवेलेंट अपन ने पहले प्राप्त कर लिया, वो भी अपन मानते हैं, ठीक है। तो अगर आपको नहीं मन माने आपका तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसी से सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। क्या सॉल्व करवाऊंगा, देखो इसमें I1 करंट जा रही है और इसमें कितनी जा रही है, I2। मुझे I चाहिए, तो पहले इस टर्मिनल के बीच में PQ ले लेता हूँ इस टर्मिनल को, तो ZPQ चाहिए मुझे। ZPQ के लिए Z1 यहाँ आ गया प्लस Z2 ZL मिलकर के Z3 के सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है, तो Z2 प्लस ZL इंटू Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये Z इक्विवेलेंट हो गया तो ये E है अपने पास, तो I निकाल सकता हूँ। तो I कितना होगा, E बट्टा ZPQ, तो E अपॉन I कितना है, Z1 प्लस ये Z2 प्लस ZL इंटू Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, ये आ गया। I अपने पास आ गया, मेरे को I1 चाहिए, I1 कितनी होगी, टोटल धारा ये है ना, तो इस शाखा में चाहिए तो इसका प्रतिरोध Z3 गुणा I कुल धारा बट्टे सभी का योग, सभी का योग कितना, Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, तो कितना हुआ Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 प्लस ZL गुणा I तो ये है ना, गुणा कर दो E, ये देखो लघुत्तम आएगा यहाँ और बाकी खुद बट्टा में चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो Z2 प्लस Z3 प्लस ZL बटा ये Z1 Z2 और ये यहाँ आ गया, तो Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 प्लस ZL प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस ZL, ये बच गया, ये कट गया ना, देखो ये कट गया, ये कटते ही अपने पास क्या बच गया, I1 बच गया। I1 बराबर Z3E अपॉन Z3E बच गया, यहाँ क्या बच गया, Z1 और ये वाली Z1 Z2 प्लस Z3 प्लस ZL प्लस Z3 Z2 प्लस ZL, ये अपने पास आ गया। अब यहां से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, I1 की वैल्यू आएगी, चलो कोई बात नहीं, I1 की वैल्यू आ जान दो, कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण आ गया अपने पास एक, ये I1 अपन ने ज्ञात कर लिया, किस में से, इसमें से बहने वाली धारा ज्ञात कर ली। अब देखो क्या होगा, अब अपन I1 आ गई अपने पास इस सर्किट से, ठीक है। अब अपन जानते हैं
कि I1 करंट आ गई, इसमें बहने वाली करंट आ गई, तो A और B के बीच वोल्टता कितनी हुई वही तो चाहिए। I1 यहाँ इसमें से बहने वाली धारा अपन ने ज्ञात कर ली, इसमें से भी बहने वाली धारा अपन इधर से ज्ञात कर लेंगे। दोनों अगर बराबर आ जाएंगे तो ठीक है, और नहीं आएंगी तो फिर गड़बड़ है। तो पहले वाले सर्किट से अपन ने इसमें बहने वाली धारा ज्ञात कर ली I1, ये इसमें से आ गई, और इसमें सपोज I1 डैश आ रही है, ये अपन मानते हैं। इसमें अब I1 डैश क्या होगा, इस परिपथ में, इस परिपथ में देखो, इस परिपथ से अब अपन ने तुल्य परिपथ बनाया है, तो तुल्य परिपथ में I1 डैश ज्ञात करेंगे। तो I1 डैश कितना हो जाएगा तुल्य परिपथ में, ये अब बाद में ज्ञात कर लेंगे I1 डैश। पहले अपने I इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट ज्ञात कर लेंगे, बाद में I1 डैश भी कर लेंगे। तो I इक्विवेलेंट क्या होगा, पहले I इक्विवेलेंट देख लो। I इक्विवेलेंट के देखो क्या स्थिति बनेगी। I इक्विवेलेंट के लिए अपन क्या कहते हैं, इसको शॉर्ट सर्किट कर दो। ये लो जनाब, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब इसमें जो बहने वाली धारा है आओ I इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब देखो जरा, ये धारा I थी इधर बहने वाली, इधर इसमें कितनी जा रही है, इधर I इक्विवेलेंट जा रही है, तो इधर बची कुछ ही धारा I2 जा रही है सपोज। तो ये I इक्विवेलेंट कितनी हुई, ये प्रतिबाधा गुणा कुल धारा बटा ये प्लस ये प्रतिबाधा। तो अब कितनी होगी, I इक्विवेलेंट बराबर Z3 प्रतिबाधा इंटू कुल धारा I बटा Z3 प्लस Z2 प्लस Z3। अब इस सर्किट में I कितनी है, कुल धारा है ना, कुल धारा कितनी है इसमें, ZL तो हटाई दो, ZL तो जीरो कर दो, तो ZL कर दोगे तो यहां से जीरो आ जाएगी। तो अब इस सर्किट में कुल धारा I यहां है, तो कुल प्रतिबाधा कितनी होगी Z1। अब इस सर्किट के लिए, अब इस कंडीशन में कुल धारा वो जो I है वो कितनी होगी, अब कितनी होगी I बराबर, या इसको मैं I1 I डैश कह दूं, इस बार वहां I1 डैश, इसको I डैश कह दिया, तो ये I डैश हो गई मेरे पास, क्योंकि I मैं पहले दे चुका। इसको शॉर्ट सर्किट करते सपोज I डैश धारा बह रही है, तो I डैश बराबर कितना है, E अपॉन ये Z इक्विवेलेंट इसका, तो इसका Z इक्विवेलेंट Z1 प्लस Z2 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3, ये आ गई है ना। इसको मैं यहां रख दूं तो कितना आ गया मेरे पास, Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 गुणा, यहां देखो Z2 प्लस Z3 ऊपर चला जाएगा, Z2 प्लस Z3 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर E भी है, बट्टा में क्या बचेगा, Z1 मल्टीप्लाई होगा Z2 प्लस Z3 से, तो Z1 मल्टीप्लाई होगा Z2 प्लस Z3 से, और प्लस Z2 Z3 ये बचा, ये तो कैंसिल हो गया। तो I इक्विवेलेंट कितना बचा मेरे पास, Z3 इंटू E अपॉन Z1 Z2 प्लस Z3 प्लस Z2 Z3, ये लो साहब, ये I इक्विवेलेंट निकाल लिया अपन ने। अब कहता है कि साहब Z इक्विवेलेंट निकालो, चलो Z इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। Z इक्विवेलेंट के लिए इनको तो करना पड़ेगा खुला, और ये जो अपने पास है इसकी आंतरिक प्रतिबाधा तो कुछ है नहीं, और आंतरिक प्रतिबाधा नहीं है तो मैं इसको सीधा जोड़ सकता हूं, यहां से ये लो। अब इनके बीच जो प्रतिबाधा होगी वो Z इक्विवेलेंट होगी, तो अब Z इक्विवेलेंट कितनी हो गई, यहां इन दोनों के बीच Z2 प्लस ये Z3 और Z1 किस में है, पैरेलल में, तो Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3, ये I इक्विवेलेंट आ गई मेरे पास, है ना। तो अब क्या कर सकता हूं, I इक्विवेलेंट आ गई 3 मेरे पास, ये आ गई I इक्विवेलेंट आएगी, Z इक्विवेलेंट आएगी, ये समीकरण हो गया। इस सर्किट में आ गए अपन, नॉर्टन ने जो बताया था ना वैसे मैंने I इक्विवेलेंट भी ज्ञात कर लिए, नॉर्टन ने बताया वैसे Z इक्विवेलेंट भी ज्ञात कर लिए, मैंने दोनों चीजें ज्ञात कर ली, इस सर्किट में आ गया। अब इस सर्किट में I इक्विवेलेंट और Z इक्विवेलेंट जो मेरे को दे रखी है उनकी सहायता से मुझे I1 डैश ज्ञात करनी है। तो अब I1 डैश कितनी होगी, I1 डैश ये है, ये I इक्विवेलेंट और दो शाखाओं में बटेगी, यहां से देखो एक पार्ट तो I1 डैश इधर जाएगा और बचा हुआ पार्ट इधर आएगा, तो इसमें कितनी जाएगी, तो सामने वाली प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट इंटू I इक्विवेलेंट बटा Z इक्विवेलेंट प्लस ZL, Z इक्विवेलेंट प्लस ZL, ये होनी चाहिए। अब ये Z इक्विवेलेंट का ये मान रखो, Z इक्विवेलेंट तो रहा ये,
इतना Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू आई इक्वलेंट ये Z3E अपॉन कितना Z1 Z2 प्लस Z3 Z1 Z2 प्लस Z3 प्लस Z2 Z3 बटा Z इक्वलेंट ये Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 प्लस ZL ये आ गया। सॉल्व करूं मैं इसको तो क्या स्थिति बनती है, देखो ऊपर से हटा दो, ये भी हटा देता हूं, ये भी हटा देता हूं, ये भी हटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आया मान, ये किसका आ रहा है I1 डेज, तो I1 डेज कितना आया, इसका लघुत्तम ले ऊपर वाले का, इसका लघुत्तम कितना गया Z1 प्लस Z3 और इधर कितना गया Z2 Z1 प्लस Z3 प्लस Z1 Z3 बटा Z1 प्लस Z3 बराबर यहां लगेगा, बटा में आएगा। देखो नेक्स्ट क्या है, इनटू ये वाली राशि Z3E अपॉन कितना Z1 Z2 प्लस Z3 Z1 Z2 प्लस Z3 प्लस Z2 Z3, ठीक है। ये पार्ट तो यहां बच गया, बटा में Z1 प्लस Z3 कॉमन आ रहा है, ये बटा Z1 प्लस Z3 आ रहा है, तो ये कितना आया Z2 Z1 प्लस Z3 कितना गया Z2 Z1 प्लस Z3 प्लस Z1 Z3 प्लस ZL इंटू Z1 प्लस Z3 आ गया। अब क्या बच गया, ये कट गया, देखो यहां से ये कट गया, ठीक है। इससे कितना मान आया अपना I1 डेज क्या रह गया Z1 प्लस Z3, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब अपने पास देखो क्या बच गया I1 डेज बराबर, ये यहां से चेक करो, ये कितना देखो Z1 Z1 Z2 Z3 और यहाँ Z1 Z3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ चेक करो, देखो ये यहाँ Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3, ये तो यहाँ रह गया ये वाला, ये Z3E बच गया, ये बटा वाली राशि नीचे आ जाएगी, इसको नीचे आ जाने दो, ये भी क्या होगा Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, ये राशि, और इसके मल्टीपल में ये रह जाएगी, तो मल्टीपल में क्या बच गया Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 ये प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 ZL प्लस Z3 ZL, ये बचा, ठीक है। ये फिर से कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या बच गया अपने पास बच गया I1 डेज बराबर Z3E अपॉन, अब इसमें देखो, इसमें Z1 कौन कौन से में कॉमन आ रहा है, Z1 इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें, तीनों में Z1 कॉमन ले लो, Z1 क्या बच गया Z2 प्लस Z3 प्लस ZL, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है Z3 प्लस Z3 कॉमन आ गया, Z2 प्लस ZL, ये इक्वेशन बच गया अपने पास, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 चेक करो, क्या चेक करो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3
सॉरी 1 and 3, 1 and 3 क्या आया, I1 डैश पहले निकाली वो और I1 डैश दोनों अब निकाली वो, दोनों क्या है, बराबर है। चेक करो जरा, बराबर है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो अपन ने ओम के नियम से सिंपल तरीके से निकाली थी, है ना, जेडल में से प्रवाहित धारा, और ये तब निकाली है जब हमने उस सर्किट का पहले क्या बनाया, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाया, और उस नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के बाद जो जेडल में से धारा प्रवाहित होती है वो निकाली, वो ये है। इसका मतलब दोनों कंडीशन में धारा का मान क्या आता है, सेम आता है। इसका मतलब सर्किट का जो प्रूफ है नॉर्टन के आधार पर वो क्या है, बिल्कुल सटीक है। इसलिए नॉर्टन प्रमेय का ये क्या हो जाता है, सत्यापन हो जाता है। इसे सिंपल तरीके से भी कर सकते हो आप। एक सिंपल तरीका ये भी होता है इसमें, कौन सा तरीका, जैसे मैं आपको बता दूं सिंपल तरीके के तौर पर, ये तो जनरल वे सिंपल तरीका। कई बार क्या कहते हैं, कई लोग ये भी बताते हैं कि भाई अपने पास थेवेनिन थ्योरम अपन ने ऑलरेडी पढ़ी रखी है ना, तो थेवेनिन थ्योरम में भी अपने पास सर्किट दिया हुआ इस टाइप का, प्लस माइनस ई इक्विवेलेंट अपन ने निकाल रखा है, जेड इक्विवेलेंट अपन यहाँ लगा रहे हैं, है ना। तो ये जो टर्मिनल है ए और बी, हम पहले इसको थेवेनिन में बदल सकते हैं। पहले वाला जो अपना सर्किट था उसको हम किस में बदल सकते हैं, इस थेवेनिन में बदल सकते हैं। और इसके बाद यहाँ जो लॉड रेजिस्टेंस लगा जेडल, ये सर्किट भी अपन एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। अब इस सर्किट को अपन क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट सोर्स, धारा सोर्स होगा यहाँ, नॉर्टन इक्विवेलेंट सोर्स में, इक्विवेलेंट सर्किट में अपन क्या कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं। यहाँ से ये जेड इक्विवेलेंट होगा और ये दो टर्मिनल ए और बी रह गए अपने पास, जिनके बीच अपन ने क्या जोड़ दिया, जेड एल जोड़ दिया। ये कहते हैं कि इस सर्किट को ही अपन सिंपल इसके रूप में चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, अगर ऐसा करते हैं तो सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ता है, जेड इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले जेड इक्विवेलेंट के लिए इसको हटा दो, इसको हटा दिया। इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच आपको प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। जब सभी वोल्टा स्रोतों, ये वोल्टा स्रोत एक ही है यहाँ, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस बचा नहीं, केवल यही था, इसलिए इसको डायरेक्ट जोड़ दिया अपन ने। अब इसके और इसके बीच में कितनी होगी, जेड इक्विवेलेंट यही होगी। तो जेड इक्विवेलेंट तो ये की यही आ गई, है ना। आई इक्विवेलेंट कितनी है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, इस बैटरी को जोड़ते हैं वापस, प्लस माइनस, ये ई इक्विवेलेंट रहता है, ये जेड इक्विवेलेंट आपका यहाँ लगा रहता है। आई इक्विवेलेंट के अपन क्या करते हैं, यहाँ इसको शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करते हैं, इसमें से जो धारा बहेगी वो आई इक्विवेलेंट होगी। तो यहाँ से आई इक्विवेलेंट कितनी हुई, यहाँ से बताओ जरा, आई इक्विवेलेंट कितनी हुई, ई अपॉन जेड इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट अपॉन जेड इक्विवेलेंट। ये लो जनाब, अगर ये धारा स्रोत आप यहाँ जोड़ देते हो और इस प्रतिबाधा को आप यहाँ जोड़ देते हो, तो ये थेवेनिन थ्योरम वाला जो सर्किट है वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट नॉर्टन सर्किट में कन्वर्ट हो जाता है बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, ये अपने पास नॉर्टन थ्योरम थी। नेक्स्ट इसके बाद अपन पढ़ेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, उसकी भी अपन बाद में व्याख्या करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।